सभी दोस्तों को उजांग का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? और आज की क्लास को हम समझते हैं, आज की क्लास को जानते हैं। क्या मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अगर मेरी आवाज आप तक बिल्कुल सही पहुंच रही है तो मैं आपसे एक बहुत ही विस्तार से बातचीत करना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की एक सीरीज है, बेसिकली ये एक श्रृंखला है जो मैं अब शुरू कर रहा हूं। और यहां पर मैं एक बाय स्टेप चलूंगा मैपिंग को लेकर। बच्चों को यहां पर हेल्प हो जाएगी, वो जो है वो इस मैपिंग को समझ पाएंगे। और ज्योग्राफी में जो मैपिंग का इनपुट होता है वो बहुत ज्यादा माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होता है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक है, ये श्रृंखला आपकी छूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों तैयार हैं? तो क्या चाहिए मुझे आपसे? मुझे चाहिए पेन, पेपर और एक मैप आपसे चाहिए। आप चाहे तो ऑक्सफोर्ड या अगर ब्लैंक मैप या ओरिएंट ब्लैक स्वन, कोई भी आपके पास मैप हो तो वहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब अगर हम यहां से बात करें तो जो मैपिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और मैपिंग ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है, एक बहुत बड़ा डायमेंशन कवर करती है। और अगर हम मैपिंग को सही ढंग से करें, एक सही ढंग से समझें, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसके मार्क्स आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो मैपिंग में जो है वो अगर हम थोड़ा सा सेगमेंट को समझें कि मैपिंग हमें किस तरह से हेल्प करती है, और प्री हो, मेंस हो, वहां पर चाहे ऑप्शनल हो ज्योग्राफी, वहां पर मैपिंग हमें एक बड़ा डायमेंशन क्रिएट करके दे देती है। तो इस तरह से आपने भी आपको पता होगा कि एवरेज अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैपिंग में प्री में आ जाते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां थोड़ी सी सावधानी अगर रखें तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। मैपिंग हमें कहां हेल्प करता है अगर ध्यान से देखें तो ज्योग्राफी में हमें किसी भी क्वेश्चन को करने में ये हमारी जो स्ट्रेंथ होती है क्वेश्चन की उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जी हां, अगर मान लीजिए मैं किसी भी चीज के बारे में बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं जीएस का पेपर कर रहा हूं और अचानक से मुझे हिमालय के बारे में बताना है या मुझे ग्लेशियर्स के बारे में बताना है, भारत में जो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है उसके संकट के बारे में बताना है, तो ज्यादातर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वेटलैंड के बारे में वो बड़ी 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 बातें लिखते हैं। अगर मैं सिर्फ एक इंडिया का मैप ड्रॉ करूं और भारत के कुछ प्रमुख वेटलैंड आर्द्र भूमियों के बारे में या मैंग्रोव के बारे में मैं वहां पर जो है कुछ एक जो है वो ड्रॉ कर दूं, मान लो मैं अगर मैंग्रोव के बारे में बात करूं तो मैं सुंदरबन डेल्टा मैंने मार्क कर दिया, और सुंदरबन डेल्टा मार्क करते ही मुझे मेरा क्या होगा, जैसे ही एग्जामिनर मेरा ये मैप देखेगा उसकी जो विजिबिलिटी होती बढ़ जाएगी। दूसरा, मुझे अब कम शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 150 वर्ड है तो मैं 100 सवा 100 में ही मैं अपना काम चला सकता हूं, और इससे मेरी ऑथेंटिसिटी, जो मेरे आंसर की गुणवत्ता है, वो काफी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जीएस पेपर 2, इसमें भी आपको बहुत सी बातें कहने के लिए हमेशा आपको मैपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इसके लिए भी आपको मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। भारत में कृषि क्षेत्र, इकोनॉमी, इसमें भी आप मैप कर सकते हैं। मैप का सिंपल सा मतलब होता है कि जो बात मैं आपको इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ में कह रहा हूं उसको मैं अब विजुअलाइजेशन आपको करा सकता हूं। जैसे क्वेश्चन आया था, भारत में चिकनगुनिया की स्थिति की व्याख्या करें, मैप पे आपको दर्शाना था। तो भारत में चिकनगुनिया कौन कौन से क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू इनसे प्रभावित हैं, तो आपको इनके बारे में अगर आप मैप कर देते हैं, जो है वो रोड दे देते हैं, या भारत में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में बता देते हैं, तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिख जाएंगे, राइट। तो आगे हम लोग जो है वो इस चीज को समझते हैं कि इस चीज को कैसे किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट इट। तो मैपिंग की क्लास में अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं और हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैपिंग में सबसे पहले बात करें, जैसे हम लोग कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ज्योग्राफी एक विजुअल साइंस है, हमेशा याद रखिएगा, एक दृश्य जो है विज्ञान है, और मैपिंग जो होता है वो हमारी विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा जो है वो काफी इफेक्टेड करता है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आज इस श्रृंखला में मैं आपसे, जो ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है, इसमें मैं करंट की मैपिंग यानी कि जो अखबारों में मुद्दे आए, और साथ ही साथ जो आपने देखा होगा जो आपका कल्चरल सेटअप हो गया, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इन सभी को मैप के साथ, या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में जो भी महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र आए हैं वो सब कुछ मैं यहां लाने की कोशिश कर रहा हूं, पिरोने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जा सके। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं वो अपने साथ इसको विजुअलाइजेशन करते हुए आगे की तरफ बढ़े। चलिए, मैंने इससे पहले की क्लास में एक होमवर्क दिया था, मैं उसी को आज एलिब्रेट करता हूं, और मैपिंग में आज हमारा पहला चीज है वो है करंट मैपिंग, यानी कि अखबार को आप कैसे करंट के साथ जोड़ सकते हैं।
आप कैसे जो है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और अब हम उसका डिटेल आंसर, मेरा यहां जो पर्पस है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसकी जो है वो इसके बारे में होमवर्क दिया था, लेकिन इसका डिटेल आंसर यानी इस टॉपिक के अंदर कई टॉपिक छुपे हुए हैं, प्री के मुझे क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होगी, वो मैं आज आपको डिटेल वे में आपको मैप कराता चलता हूं और आप उसके साथ कर सकते हैं। तो क्या सभी के पास इंडिया का मैप है? इस समय हम लोग जो है वो करंट में यानी अखबारों में आए हुए, मैगजीन में आए हुए जो इंपॉर्टेंट चर्चा में चीजें रही हैं, हम उसको आज मैप करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंडिया का मैप रखते हैं, राइट, दैट इज अ डायरेक्ट फ्रॉम द गूगल, आप इसको ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप मेंशन कर लीजिए, अगर लिखा हुआ है तो उसको कोई बात नहीं, कई बच्चे उस दिन क्लास नहीं कर पाए थे, तो इसको आप लिख सकते हैं और हम इसके बाद हम इसको समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो जैसा मैंने होमवर्क दिया था कि मैंने एक स्टेट तमिलनाडु को लिया और रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल, नाम क्या है उसका, इसके बारे में, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज दूंगा और इसके साथ कंटेम्प्रोरी अभी जो चल रहा है उसके साथ भी आपको जोड़कर बताऊंगा कि एक न्यूज जो आती है अखबार में उसको कैसे कवर किया जाता है। मैपिंग अखबार की न्यूज को पकड़ने में, उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो क्रिएट करता है। राइट, चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, अभी मैं बहुत बेस करके बता रहा हूं, तो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल, तो ये जोड़ता है तमिलनाडु में। तो पहला पॉइंट है रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल कौन सा है? द ब्रिज एडजॉइनिंग रामेश्वरम टू द ब्रिज एडजॉइनिंग रामेश्वरम टू मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड ऑफ इंडिया। अब जैसे किसी ने एडम ब्रिज का नाम दिया, आप भी मेरे साथ इसको करते जाएं, समझते जाएं, इन्होंने आदम ब्रिज का, वो दैट इज अ नेचुरल, ठीक है, वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है, वो हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, वो श्रीलंका के साथ हम इसको जोड़ नहीं रहे, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते जाएं। नंबर 2, जिन्होंने लिख लिया उसको अब वो करेंगे। दूसरा हम पहुंचते हैं सिक्किम में, राइट, वी आर रीचिंग सिक्किम। सिक्किम का सेकेंड पार्ट है हमारा, इसमें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक स्थल, मैंने होमवर्क दिया था, राइट, भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत, इंडियाज ओनली मिक्स्ड यूनेस्को cultural heritage, India's only mixed UNESCO cultural heritage, राइट, मैंने यहां मार्क कर दिया सिक्किम में। चलो आ जाओ, अगला गुजरात आ जाते हैं। गुजरात में अब इसका डिटेल आंसर अभी मुझे बताना है कि जगह कौन सी है, क्या चीजें हैं, तो राइट, ये अखबारों में अक्सर जो है ये आता रहता है। अगला है जैन धर्म के लोगों में सर्वाधिक पवित्र पर्वतों में से एक है, द मोस्ट होली माउंटेन फॉर जैनिज्म, गुजरात में है ये। आपको मैप करना और जगह के बारे में मुझे बताना है। होली माउंटेन फॉर जैनिज्म कौन सी जगह होगी? अब अखबारों में आ गया ये चर्चा में, आपको पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैन धर्म में ये है, इसकी परिक्रमा की जाती है। अब ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अखबार में ये चीज आई थी तो इसको कैसे हमें यूटिलाइज करना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट, लिख लिया। फोर्थ वन, अभी हाल ही में, जैसा मैंने अभी अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि हाल ही में काफी लोग यूरेनियम के साथ पकड़े गए और बहुत चर्चा रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना, ठीक है, ये खबर आई थी। तो वह स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है, भारत में इकलौता ऐसा स्थान, ये जगह मैंने आपको पॉइंट कर दिया है, इकलौता ऐसा स्थान जहां पर यूरेनियम पाया जाता है, ओनली प्लेस वेयर यूरेनियम फाउंड। आपको पता है कि जो है वो एक जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है और अभी बहुत चर्चा में आया था, कई लोग इसकी तस्करी पकड़े, भारत ने इसको डिनाई किया कि वो यूरेनियम नहीं था, पाकिस्तान ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, इंटरनेशनल जो है इश्यू बनाने की कोशिश की थी। आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा और इसके बारे में आपको जानकारी रही होगी, राइट दोस्तों। तो वह स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है, राइट, यूरेनियम प्लेस। आ जाइए नेक्स्ट, साउथ की तरफ मूवमेंट करते हैं। ज्योग्राफी का एक ये चर्चा में रहा कुछ दिन पहले, क्योंकि यहां पर तमाम पहाड़ियों पे लगातार जो है वो एक ऐसे मुहिम चलाया जा रहा है जहां पे इनको जनजातियों को विस्थापित होना पड़ रहा है। तो क्या होता है, मैंने पहले भी अपनी क्लास में बताया था कि ज्यादातर हमारे पास जो ज्योग्राफी की किताबें हैं उसमें जनरली हम गारो, खासी, जयंतिया जनजातियों के बारे में जानते हैं, गोंड के बारे में जानते हैं, थोड़ा भूटिया के बारे में जानते हैं, लेकिन साउथ की जनजातियों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। ये कई बार क्या होता है, अखबारों में कई, जैसे मान लीजिए वहां वनों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट लॉ लग रहा है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में या तमाम इस तरह के वन जो हमारे कानून है, इससे हमारी जनजातियों को बड़ा जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो अक्सर क्या होता है, द हिंदू में कई बार आपने देखा होगा ओपन पेज आता है और वहां पर कई बार ये स्टोरीज कवर की जाती है, ओपन पेज द हिंदू का आता है।
तो वहां पर क्या होता है, कई बार इन जनजातियों के बारे में, इनके जीवन के बारे में, जैसे मैंने एक बार पढ़ा, पूरी केस स्टडी आई थी जो है माजुली द्वीप और वहां के रहने वाले लोगों के लिए। इसी तरह वो कई बार क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट कवर करते हैं। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ में जो हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में अवेलेबल नहीं है उसको हम समझते हैं। तो वो पहाड़ी जहां सोलिका जनजातियां रहती हैं, ठीक है, वो पहाड़ी जहां सोलिका जनजातियां रहती हैं। अब हमें इसके साथ बहुत सी जानकारियां निकालनी है। मैंने कम से कम हर पॉइंट पर 5-5 पॉइंट जो है, 3-3 पॉइंट कम से कम तैयार किया, यानी 30 टॉपिक मैं इसमें निकालूंगा अभी जब हम इसके आंसर पर पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब अगर हम यहां देखें मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश में वह स्थान जहां विश्व का प्रथम सफेद बाघ सफारी पाया जाता है, ठीक है, यानी व्हाइट टाइगर सफारी, वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी, वर्ल्ड फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में क्या है, उसकी क्या खास बात है। नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट लेपर्ड रिजर्व, भारत के प्रथम तेंदुआ रिजर्व की स्थापना यहां की गई है। फर्स्ट लेपर्ड रिजर्व क्यों की गई है, राइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसी से मैं प्री के कम से कम 20 क्वेश्चन ड्राइव करूंगा आपके सामने, और आपके सामने करूंगा, और आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट। 8वां, उत्तराखंड, इसको यहां उस जगह का नाम बताइए, पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया। इसको जो है पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है, राइट। तो इसके बारे में लिखिए, पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया। 9th वन, घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा स्थल, हड़प्पन प्लेस नियर घग्गर रिवर, हड़प्पन प्लेस नियर, यानी कि हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आर्ट एंड कल्चर में इसको हम पढ़ते हैं तो। हड़प्पन प्लेस नियर घग्गर रिवर। एंड द 10th वन, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की खबरें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। वो स्थान जहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती हैं। द प्लेस वेयर मेंबा, रामो, बोकर एंड लिबो ट्राइब्स लिव्ड। ट्राइब्स लिव, ठीक है, वह जनजातियां जहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा कि जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इस दिन मैंने पढ़ाया था, उसके अगले या 2 दिन बाद विस्तार हुआ है, और आप लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हाँ सर आपने पढ़ाया था, मैंने यहां पर आपको किरण रिजिजू के बारे में पढ़ाया था, राइट, और वो आ गया था। अभी आपने देखा नॉर्थ ईस्ट के कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ही ये हमारी खबरों में भी रहता है, राइट। तो चलिए, अब ये तो हमारे 10 होमवर्क हो गए आज। ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कभी ना कभी अखबारों में चर्चा में रहे, या महत्वपूर्ण इनके जो है पीछे एक सेगमेंट है। तो चलिए आज हम इन 10 के आंसर पे बात करते हैं, और 10 के आंसर भी अगर आप समझ गए तो मैं इससे 30 क्वेश्चन और निकाल दूंगा, ठीक है। चले, रेडी, चलिए। अब हमें सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन था, रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल। कई लोगों ने मुझे जवाब भी दिया, यह है पंबन पुल। लेकिन क्या इतनी जानकारी हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमने ये अलग अलग स्टेट्स को लेते हुए मैंने 10 जानकारी, ऐसे ऐसे 10-10 जानकारियों के मेरे पास बहुत से सेटअप है, ठीक है। चलते तो हम आज ये 10 पे शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चन हो गया। अब आंसर हम इनका शुरू करते हैं और हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैपिंग में मुझे इन स्थान के बारे में और इनके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रामेश्वरम के बारे में, राइट। तो हमारा क्वेश्चन था कि रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल, यानी कि रामेश्वरम और इंडिया के मेन लैंड को जोड़ने वाले पुल का जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है। अब मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे, और इसके डेरिवेटिव्स, अब इसमें मैंने 6 नए पॉइंट्स जनरेट किए हैं, यानी एक क्वेश्चन से मैंने 6 क्वेश्चन बनाया है। रेडी, तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। बेसिकली जो पंबन पुल है, नाम क्या है उसका, पंबन, ठीक है, पंबन। आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस में भी एक मूवी थी शाहरुख खान की, उसमें आपने इसको देखा होगा, ठीक है। तो पंबन पुल बेसिकली तमिलनाडु में है, ठीक है। ये जो पंबन पुल है रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, एंड इट इज अ रेलवे ब्रिज। ये क्या है, एक रेलवे पुल है, ठीक है। आप इसको मेरे साथ लिखते जाओ, इट एडजॉइन, और ये क्या है, रेलवे ब्रिज है। तो ये रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करता है।
एक पतला सा जो है वो रास्ता जाता है। डन, आ जाइए नेक्स्ट। बेसिकली ये 2.057 किलोमीटर का एक लंबा पुल है जो भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में पुल संख्या 346 के नाम से दर्ज है। इसका हिस्टोरिकल जो है इसको खास सेगमेंट में रखा गया है कि पुल संख्या 346 के नाम से इसको जाना जाता है। 346 खंबा जो है उसका इसके रूप में जाना जाता है और यह भारत में दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है, सेकेंड लार्जेस्ट। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, लेंथिएस्ट ये ब्रिज है। अब क्वेश्चन है कि पहला कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा कि दूसरा रेलवे यानी समुद्र के अंदर जो उसका स्पैन है रेलवे का, उसका पहला कौन सा है? प्लीज इसके साथ कौन मुझे बताएगा? यही इस मैप की सबसे खास बात है, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो देखते हैं। शाबाश, सनी का जवाब बिल्कुल सही है। सबसे लंबा पुल जो है वो बांद्रा वोरली सी लिंक है, ठीक है, इसको बोला जाता है बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, वोरली सी लिंक सबसे भारत का सबसे लंबा, यही इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। तो ये फर्स्ट है, 2009 में ये शुरू हुआ, ये फर्स्ट है। इसको बांद्रा वोरली दो जगहों को जोड़ता है, सी लिंक है, यानी समुद्र से होकर ये गुजरता है, ठीक है। पंबन पुल का निर्माण 1914 में अंग्रेजों ने इसका निर्माण कराया था, 1914 में कराया था। और सबसे खास बात यह है कि जब जहाज पार करते जाते हैं तो पुल, जैसे आपने देखा होगा हावड़ा ब्रिज, ये पुल बीच से उठ जाता है। ये इसकी सबसे खास बात है कि ये उस समय 1914 में ये डिटैचेबल, और आपने देखा होगा यही मॉडल हावड़ा में भी इस्तेमाल किया गया, वेस्टर्न बंगाल कोलकाता में। तो अंग्रेजों का जो ये मॉडल था कि इस तरह के पुल बनाए जाए और या जब जहाज गुजर रहे हो तो इनको उठा दिया जाए। तो इस तरह के मॉडल को अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि हावड़ा के साथ साथ इस मॉडल को कहां और अप्लाई किया गया था, तो कहां अप्लाई किया गया था? इसको अप्लाई किया गया था पंबन पुल के साथ रामेश्वरम को जोड़ने के लिए, राइट। दैट इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन। लिख लिया? भूपेंद्र हजारिका ब्रिज बेटा सी में नहीं है, आसाम में, वो नदी के ऊपर है। ये सी के, मैं समुद्र की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वन। आखिर ये डिजाइन किसने किया था? क्योंकि जर्मनी की इंजीनियरिंग बहुत हैवी इंजीनियरिंग में जर्मनी हमेशा से बहुत आगे था, तो इसकी जो इंजीनियरिंग की थी वो जर्मन इंजीनियर सर्जर ने की थी। इसका जो आर्किटेक्चर, इसका इंजीनियर था कि जहां से जो है वो पुल उठ जाता है और जहाज पार हो सकते हैं, सर्जर नाम का जो इंजीनियर था, जर्मन इंजीनियर, उसने इसकी डिजाइन को बनाया था, राइट। नेक्स्ट वन। शुरुआत में ये नैरो गेज था, यानी पतली जो है नैरो गेज की लाइन चला करती थी। अब इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया, 2007 में इसको जो रिस्ट्रक्चर करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया। अब आप मुझे बताएं कि रेलवे के 3 गेज होते हैं, ठीक है। एक नैरो गेज होता है, नैरो गेज, ये आपका काम है बताना मुझे। दूसरा होता है ब्रॉड गेज और तीसरा स्टैंडर्ड गेज। चलिए अब आप मुझे बताइए, या इसको हम लोग मीटर गेज भी कहते हैं, मुझे अब आप बताएंगे इन तीनों में क्या अंतर होता है? ब्रॉड गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज या मीटर गेज। रेलवे के इन 3 गेज में क्या डिफरेंस होता है? ये आप लोग डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स, अब आप मुझे बताएंगे वो कितना होगा, राइट। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन। 1988 से पूर्व तक रामेश्वरम से जोड़ने के लिए पुल ही एकमात्र साधन था, लेकिन 1988 में
आपने देखा कि शाहरुख खान चलाते जाते हैं गाड़ी और बगल में रेल चल रही होती, चेन्नई एक्सप्रेस, अगर आपने मूवी देखी होगी। तो 1988 में एक सड़क वाला पुल भी जो है बना दिया गया ताकि गाड़ियां भी आ सके। तो 1988 से पहले केवल ओनली द रेलवे वॉज द ओनली वे टू अटैच रामेश्वरम और तमिलनाडु के जो मेन लैंड को जोड़ने का, यही एक तरीका था। लेकिन 1988 में वो जो है एक जो है रोड ब्रिज भी बना दिया गया, सड़क पुल का भी निर्माण कर दिया गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपने देखा होगा कि उसमें शाहरुख खान जाते हैं, बगल से ट्रेन चल रही होती है, ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस में। तो यही बेसिकली आप वहां पर देख रहे होंगे। डन है? सो बेसिकली दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सिक्किम में, क्या खास बात है इसकी? तो चलो ये देख लेते हैं। भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत, क्या खास बात है इसकी? कहां पर है ये? आपको पता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है मेनलैंड में, और वहां पर नेशनल पार्क भी है सिक्किम में। और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में जो है वो भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत यहां पाई जाती है। ठीक है, एकमात्र सांस्कृतिक विरासत, ओनली मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज यहां पर पाया जाता है। गुड। कब दिया गया? इस नेशनल पार्क को 2016 में यूनेस्को मिश्रित सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया गया इन 2016। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको मिक्स्ड जो है वो यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया। अगला बात करते हैं हम लोग, क्या खास बात है? बेसिकली इसको मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज क्यों कहा गया? ज्यादातर जो नेशनल पार्क्स है हमारे, ठीक है, वहां पर हमें सिंगल लैंडस्केप, ज्योग्राफी में एक सिंगल लैंडस्केप दिखाई पड़ता है। या तो वो मैदानी है, या वो तराई है जहां पर पानी जो है छिछला ऊपर की तरफ आता है, या तो वो पर्वतीय है। ठीक है, इस तरह के हमें लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। यहां बेसिकली जो है वो क्या होता है, यहां बहुत ही मिक्स्ड लैंडस्केप। सडनली यहां पर हमें ढलान, मैदान, घाटियां, वैलीज, झील, लेक्स और यहां पर ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। यानी माउंटेन टाइप का जो है स्ट्रक्चर है, और जो प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है, वैली टाइप का स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा हमें यहां देखने को मिलता है। तो मैदान यानी प्लेन्स, घाटियां, वैलीज, चूंकि अचानक से ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, वैलीज, झील, लेक्स, हिम नदी यानी ग्लेशियर्स, और जो है वो माउंटेन, ये जो हिली रीजन है, इन सभी का हमें मिक्स पाया जाता है। और स्टूडेंट ये जानते हैं, ये मेरे स्टूडेंट जो इसको क्लास को देख रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि जहां पर आपके पास डिफरेंस, जो आपकी ज्योग्राफी की डिफरेंस होती है, उसी हिसाब से आपकी जो क्लाइमेटिक डिफरेंस है वो तय हो जाती है। भूगोल की विविधता, जलवायु की विविधता, और जलवायु की विविधता बेसिकली वनस्पतियों और वहां पे जो भी आपके फ्लोरा और फौना यानी जंतु जगत पाया जा रहा है, इनकी विविधता को तय कर देंगे। अगर हम कहीं ग्लेशियर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां की जो विविधता वो बिल्कुल अलग होगी। मैदानों की विविधता अलग होगी, घाटियों की और झीलों की विविधता आसपास अलग होगी। यानी वहां पर लैक्टिक, लॉन्टिक, एक्वाटिक और लैंड, हर तरह की यहां पर जो है विविधता पाई जाएगी। इसीलिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विहंगम क्षेत्र माना जाता है, खास माना जाता है। इसीलिए इसको सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल किया गया, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां मनुष्य भी जो रहेंगे वो विविध विविध सांस्कृतिक परिदृश्यों को फॉलो करेंगे। बड़े ध्यान से इसको जो है समझने की कोशिश करना। सो दिस इज द प्लेस वेयर प्लेन्स, वैलीज, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स, हिली रीजन्स, सभी यहां पर जो सम्मिलित हैं। नेक्स्ट वन, भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी यहीं पर शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? वाई दिस इज नोन एज कल्चरल हेरिटेज, मिक्स कल्चरल। मिक्स का मतलब हुआ कि यहां पर जो है वो एक ऐसा हेरिटेज है जो नेचुरल है, और सांस्कृतिक जब भी आ जाएगा उसमें एंथ्रो यानी मनुष्य है। संस्कृतियों को कौन आगे लेकर चलता है? तो वो संस्कृतियों को मनुष्य आगे लेकर चलता है। तो संस्कृतियों में उसके रीति रिवाज, उसके धार्मिक, उसके जो है वो आवासीय, सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाता है, कस्टम्स उसके आ जाते हैं। तो कंचनजंगा का बहुत धार्मिक महत्व है। जो बौद्ध, बेयुल और लेपचा, ठीक है, बेयुल और लेपचा दोनों इसे बहुत पवित्र मानते हैं। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बेयुल लोग हैं और जो लेपचा लोग हैं, जिसको माइल ल्यांग भी कहा जाता है, उसके जो प्रणेता हैं, दोनों इसे बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। दोनों के लिए प्रमुख प्रसिद्ध जो है वो ये जो है वो सेक्रेड प्लेस है। राइट, लिख लो इसको, सेक्रेड प्लेस है। देन फायदा क्या होगा इसका? इसकी इंफॉर्मेशन का फायदा यह है कि मैंने आपको एक बार भी मैपिंग में क्वेश्चन कराया था, याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक क्वेश्चन क्या, मैंने आपको मोनेस्ट्रीज बताई थी, मोनेस्ट्रीज। तो बौद्ध धर्म के लिए मोनेस्ट्रीज का जो है वो मिलाना था कि कहां कहां है।
तो क्वेश्चन कहीं से भी ट्विस्ट मार सकता है। हम एक इंफॉर्मेशन को पकड़कर जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है हम सारा ले लेंगे, ठीक है। हम सारी जितना मेरी पॉसिबल है मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट यहां लेकर आ रहा हूं। सो दिस इज अ रिलीजियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस है, और बौद्ध धर्म और लेप्चा दोनों के लिए इसको जो है वो बहुत सेकंड प्लेस माना जाता है। डन है, हो गया यहां पे। चलिए आगे देखते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा था। हमारा थर्ड पॉइंट था जैन धर्म के लोगों में सर्वाधिक पवित्र पर्वतों में से एक है। मोस्ट जो होली प्लेसेस है, जो सेकेंड माउंटेन है, उसमें जैनिज्म जो मानते हैं। गुजरात में ये जगह कहां है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चले हम लोग करें इसको भी। चलिए, उस जगह का नाम है जो जैन धर्म के लोगों के लिए जो सबसे सेक्रेड माउंटेन है, उसका नाम है शत्रुंजय पर्वत। कुछ बच्चों ने मुझे जवाब भी दिया था, शत्रुंजय पर्वत गुजरात, राइट, शत्रुंजय पर्वत गुजरात। लिख के जाओ इसको मेरे साथ, शत्रुंजय पर्वत गुजरात। कहां पर है? गुजरात में एक जगह है पालिताना, द प्लेस इज नोन एज पालिताना, ठीक है। और 498 मीटर ऊंचा पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी परिक्रमा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए यहां पर ये तीर्थ स्थान की तरह है, यहां पर जाना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो वहां पे पालिताना नाम के स्थान पर यह पर्वत स्थित है जिसकी ऊंचाई 498 मीटर है। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या लेते हैं। जैन धर्म के जो मानने वाले हैं उनके जो लोग, उनके लिए काफी सेक्रेड प्लेस है, ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण जो है जगहों में से एक मानी जाती है, ठीक है। यहां कई जैन मंदिर, इसमें मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर, किसका मंदिर है यहां पे, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर हम ज्योग्राफी रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन मैं यहां से कर लूंगा, ठीक है। मैंने भी सिखाया भी कि हम मैपिंग से किसी भी डायरेक्शन में एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर किसका मंदिर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जैन धर्म के लिए। आपको तीर्थंकर यानी उनके जो प्रणेता हैं उनके बारे में, तो प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव, इनका नाम जो है इतिहास की किताबों में आप देखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम, फर्स्ट जो इसमें पॉइनियर थे ऋषभ देव, आदिनाथ भी कहा जाता था, ये बेसिकली उनका स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसका स्थान है ये, ठीक है। तो ये किसका स्थान है, यहां पर आपने नोट डाउन कर लिया, ये उनका स्थान है, राइट। लिखते जाओ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूं, इसीलिए मैं इसके डिटेल सॉल्यूशन पे आया। सिर्फ ये नहीं बताना था कि बेटा यहां है और कर लो, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा काम है कि मैं इसको ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन करा दूं। डन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये मंदिर यहां पर है और प्रथम तीर्थंकर, याद रखिएगा। अभी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है। क्या खास बात थी, अगर क्वेश्चन ऑप्शन, चूंकि यूपीएससी क्या फैक्ट नहीं पूछता है, यूपीएससी ऑप्शन एक में दे देगा प्रथम तीर्थंकर का पवित्र स्थल है। दूसरा, प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछ लेगा, बोलेगा ना तुम ढंग से पढ़कर आए हो कि नहीं आए हो। तो तुम्हारा दूसरा पूछ लेगा जैन साहित्य के अनुसार आखिर ये क्या चीज यहां पर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को इसी पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यूपीएससी क्या कर लेगा, यूपीएससी कह देगा, इसमें ट्विस्ट खेलना है, तो वो कह देगा इन्होंने महापरिनिर्वाण अपना जो है वो शरीर छोड़ा था, ठीक है, इस जगह पर। अगर आपको ढंग से नहीं पता होगा उसमें टिक मार के चले आओगे। लेकिन हुआ क्या था, बेसिकली जैसे बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे यहां पर जो है जो इंफॉर्मेशन है, जो आदिनाथ जी थे, ऋषभ देव जी ने कहा जाता है, इस पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको एनलाइटमेंट हुआ था। दे गॉट एनलाइटमेंट, दे अचीव एनलाइटमेंट, राइट। यहीं पर जो इस पर्वत पर जब साधना कर रहे थे, वो ध्यान लगा रहे थे, तो वहीं पर उनको जो एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या नहीं लिख पा रहे बताओ, बोल दे रहे, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ। क्या हुआ था यहां पे, एनलाइटमेंट हुई थी यहां पे, देह नहीं छोड़ा था, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ था उनका, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार हमसे यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं। कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, कितने कुल तीर्थंकर हुए। क्वेश्चन चाहो तो लिख लो, हम कितने तीर्थंकर हुए वहां पे, ठीक है। सबसे जो अभी जो है कितने टोटल हैं उनके बारे में आप बताएं, उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको पता है। हिस्ट्री के टीचर भी आपको हमेशा कहते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये यूपीएससी में क्वेश्चन के लिए सबसे फेवरेट है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टीचिंग्स, देयर ऑल द थिंग्स, जितने एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो उनकी शिक्षाएं हों, उनके जो है वो तरीके हों, उनके साहित्य हों, सभी कुछ जो है वो क्या होगा, आपको पता है कि ये यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो छोड़ना ही नहीं है। इसीलिए तो मैं इतना एलोबरेट कर रहा हूं इसको।
तो जो लोग प्री दे रहे हैं बड़े ध्यान से, अब थोड़ा सा मेडाइवल हिस्ट्री में देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब मेडाइवल भी देख लेते हैं। तो शत्रुंजय पर्वत के नीचे पालिताना नामक शहर है, जो शाहजी नामक गुहेल राजपूतों की राजधानी थी। ठीक है, तो वहां पर आगे चलकर हम देखते हैं, तो वहां पर मेडाइवल टाइम में शाहजी नाम का, ठीक है, शाहजी नाम के जो गुहेल राजपूत थे, ठीक है, उनकी राजधानी भी रही है। ठीक है, कौन से लोग? शाहजी नाम है उनका, और गुहेल राजपूत है, दैट इज गुहेल राजपूतान जो डायनेस्टी थी, उनकी ये क्या थी? कैपिटल थी। कौन सी? पालिताना वॉज कैपिटल सिटी ऑफ गुहेल राजपूत डायनेस्टीज, शाहजी। रेखा, 24 तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर का नाम बताओ। अब देखो, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये दो रिलीजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन्होंने रिलीजन के चश्मे को देख लिया। मैंने इसका जवाब दे रखा है कि बौद्ध और जैन, मैंने आपसे, किसी ने पहले भी पूछा था तो मैंने इसका जवाब दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन जवाब देगा? मेरा कौन सा स्टूडेंट इसका जवाब देगा? प्रीति प्रधान ने कहा कैपिटल थी, अब नहीं है क्या? अरे भैया, राजवंश अब है क्या? अब तुम्हारे देश में संघ, थोड़ा सा ना पढ़ाई कर लो। तुम्हारे देश में जो है राष्ट्रपति और जो है प्रधानमंत्री, इस तरह का साधन चल, तुम्हारे यहाँ राजवंश है क्या? अभी अजीब सी बात कर रहे हो। गुड, शाबाश, बहुत, देखो बढ़िया, सबके जवाब आ गए। जो है 26वें महावीर स्वामी लॉर्ड महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर, शाबाश। खुशहाली ने जवाब दे दिया। अब जैसे इस बच्चे ने पूछा, इसका जवाब दे दो। इसका जवाब क्या होगा? यस, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें हमारा कोर तत्व शुरू से रहा है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, चाहे वो गांधीयन टीचिंग पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, हमारा मूल तत्व अहिंसा रहा है, नॉन वायलेंस। इसीलिए यहां पर जो है वो ये दोनों धर्मों का जो बेस है नॉन वायलेंस पे है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इनकी टीचिंग्स को हमें बताया जाता है। डन हो गया हमारा। आ जाओ, अगला हमारा क्या है? चौथा, वो स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है। आपने इसका जवाब मुझे दिया था, द प्लेस वेयर यूरेनियम फाउंड, राइट। चलें देख लेते हैं इसको भी। वो स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम कहां जगह पाई जा रही है? जादूगोड़ा, झारखंड। सबसे पहले आपने जो जवाब लिखा बिल्कुल सही, जादूगोड़ा, झारखंड। भूगोल की किताबों में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए? ये जादूगोड़ा कहां है? सिंहभूम, झारखंड में सिंहभूम नाम की जगह है। कई लोगों ने जो है वो यहां बताया था। और ये भारत का पहला यूरेनियम खान है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया। ठीक है, आगे चलकर इस पे खुदाई को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया था कई कारणों की वजह से। डन, सिंहभूम हो गया। नाइनटीन 1967 में हमने यहां यूरेनियम खनन का आरंभ शुरू किया, यानी यूरेनियम माइनिंग हमने 1967 में हमने यहां शुरू की, राइट। और यहां विश्व में सबसे अच्छे किस्म का यूरेनियम, आगे चलकर आप देखोगे बहुत ही वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी भी यहां हुई, सबसे बेहतरीन किस्म का जो है यूरेनियम है। इसका नाम क्या है? उसका मैग्नीशियम डायूरेनेट, उसका नाम होता है मैग्नीशियम डायूरेनेट का जो पाया जाता है, जिसमें कि सबसे बेहतरीन रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, विच इज गुड, वो यहां पर पाया गया। आगे चलकर तुम देखोगे बहुत कॉन्स्पिरेसी होती है, और यहां इसको बहुत ही दोयम दर्जे का बताकर फिर आगे चलकर इसकी जो है वो इसको बंद भी कर दिया जाता है, बहुत डिस्प्यूटेड भी रहता है यहां पे। 1967 में यहां पर जो शुरुआत हुई, और विश्व का सबसे अच्छा यूरेनियम, राइट, जो यूरेनियम ओर है जो खुदाई में निकलता है, वो लिखो मैग्नीशियम डायूरेनेट, यहां पर पाया जाता है। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन थी आपके पास?
क्या हुआ था? यूरेनियम का जो खनन होता है, जो माइनिंग होती है, वो भारत में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है कंपनी, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो लाइसेंस मिला था कि कैसे काम करना है, क्योंकि आसपास के एरिया में भी बहुत ही जंगल है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो उसने लाइसेंस का उल्लंघन किया था। ठीक है, उसको क्या, वो मिसयूज किया था जो लाइसेंस मिला था, और 2014 में यहां पर यूरेनियम खनन को बंद कर दिया गया था। राइट, स्टॉप द यूरेनियम माइनिंग। कौन कर रहा था? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये यूरेनियम जो है वो उसके लिए काम करती थी, यूरेनियम को निकालने के लिए, उसकी माइनिंग के लिए, और उसका जो है उसने क्या किया, लाइसेंस का मिसयूज किया तमाम तरह का, क्योंकि बहुत ही खास तरह का ये रेडियो एक्टिव होता है, आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाए बॉम्ब बना सकते हैं। तो सितंबर 2014 में यहां यूरेनियम का खनन फाइनली बंद कर दिया गया। चर्चा में क्यों आया? आपने देखा कई लोग जो है वो यूरेनियम लेके, हमने, भारत ने कहा नहीं, भारत ने यह नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन। लेकिन ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुझे समझ में नहीं आई। राइट, बहुत समय तक ये नहीं समझ में आया कि 2014 में जिस समय ये बंद किया गया, उस समय देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 25% हम पूरी दुनिया से मांगते घूम रहे हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बन रहे हैं। इंडिया का 1/4 जो है, वो जो आपको रॉ यूरेनियम चाहिए प्रोसेस करने से पहले, वो ये अकेले उत्पादित किया करता था। ठीक है, अकेले उत्पादित कर दिया करता था। 25% ऑफ रॉ यूरेनियम सप्लाइड फ्रॉम दिस प्लेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। डन, लिख लिया? फिफ्थ वन, पांचवा कहता है वो पहाड़ी जहां सोलिगा जनजातियां रहती हैं। ठीक है, कर्नाटक में वो कौन सी जगह है जहां सोलिगा जनजातियां रहती हैं, ट्राइब्स रह रही हैं। चलो ट्राइब्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सोलिगा जनजातियां, यानी सोलिगा जनजातियां, सोलिगा ट्राइब्स के लिए जो उसका होमलैंड है, ठीक है, जहां पर वो मुख्यतः आवास करती हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसका नाम है बीआर हिल्स। बीआर हिल्स कर्नाटका में है। राइट, द प्लेस वेयर सोलिगा ट्राइब्स लिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, बिलिरंगा हिल्स, इसको बीआर हिल्स भी कहते हैं और इसको बिलिरंगा हिल्स भी कहते हैं। गुड, ये जानकारी आपको आसानी से मिल गई होगी। बट अगले 4 पॉइंट्स मुझे बता रहे हैं कि मैं इसमें कुछ और नई जानकारियां लेकर आया हूं। ठीक है, सबसे पहले बिलिगिरी रंगा हिल्स, जिसे आमतौर पर बीआर हिल्स कहा जाता है, एक स्थानिक अर्ध खाना बदोशी सेलिगा जनजातियों का पर्यावास है। राइट, यानी कि जो है वो इसे कहते हैं लोकल, जो हमारी आधी अर्ध खाना बदोशी, मतलब ये जो है सेमी नोमैडिक है। दे आर सेमी नोमैडिक। ठीक है, सेमी नोमैडिक ये ट्राइब्स हैं, यानी ये चलती फिरती रहती है, लगातार एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी जाती रहती हैं। और ये बेसिकली क्या है, ये एबॉरिजिन है। दे आर एबॉरिजिन, ये यहीं की जनजातियां हैं। सो दे आर एबॉरिजिन, दे आर सेमी नोमैडिक, दे आर सेमी नोमैडिक। जो हमारी ट्राइब्स हैं, जिसको हम लोग जो है सोलिगा जनजातियां कहते हैं, वो यहां पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन, क्या खास बात है बीआर हिल्स की? तो ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी है, यानी कि जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जनरली नीलगिरी हिल्स भी कहते हैं। उसी के इंटरनल पार्ट पे ये पाया जाता है। ठीक है, वेयर द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे से मिलते भी हैं। सेलिगा जनजातियां काफी इंडेंजर्ड हो रही थी। ठीक है, ये धीरे धीरे भारत से बहुत सी जनजातियां खत्म हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे आप बता सकते हैं हमारे सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति इस समय? हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? कोई बताएगा मुझे? नायडू, हुस नायडू, वेंकैया नायडू। रेखा, अच्छा, वेंकैया नायडू ने अभी आज से कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था। आप किसी को याद है वो स्टेटमेंट? करंट अफेयर से जोड़ के बता रहा हूं। कुछ दिन पहले ये जो है वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वेंकैया नायडू साहब ने, और
इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बोला था, ट्राइबल जो है वो कल्चर के बारे में बोला था। किसी को याद है? एनीबडी? देखो, करंट के साथ मैं तुम्हें पढ़ाना सिखाऊंगा इसमें। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जो भाषाएं हैं वो बहुत तेजी से गायब हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि कुछ घंटों के अंदर एक भाषा गायब हो जाती है इतनी तेजी से, और जो ट्राइबल कल्चर है वो एक खतरे में हमें दिखाई पड़ रहा है। अब ये उनका बड़ा अच्छा है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, खासतौर पे जो सभा में वो देते हैं, अपर हाउस या लोअर हाउस में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। राइट, चलिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लैंग्वेजेस है वो वैनिश हो रही हैं, कल्चर जो है वो वैनिश हो रहा है। तो क्या होता है कि जो सोलिका जनजाति है उनका नंबर बहुत कम बचा है, वो अब इंटरनल यानी घने जंगलों के अंदर चले गए। दे आर एबॉरिजिन पीपल, यहाँ के निवासी हैं, और जो है वो बाहरी दुनिया से ये संपर्क में नहीं आते हैं। तो वो अंदर चले गए हैं जंगलों के भीतर, और जहां वो रहते हैं उसको हम पुदुस कहते हैं। वेयर दे लिव इनसाइड द फॉरेस्ट, ये बिल्कुल बाहरी दुनिया से कटे होते हैं, अपना इनका जीवन शैली है, उसको पुदुस कहा जाता है। ठीक है, पुदुस नाम की जगह पर ये लोग आश्रय लेते हैं। राइट, पुदुस। नेक्स्ट वन। अच्छा, हमारे ट्राइब्स, चूंकि हमारे ज्यादातर जो फॉरेस्ट रूल्स हैं, लॉ हैं, वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उनका एक ही काम था कि वो जंगल में शोषण करना था, और भारत सरकार भी आजादी के बाद इस पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई, और जंगलों में जो जनजातियां उनके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप नहीं लिया। तो जंगलों के बारे में सोलिका जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान के आधार पर ही अध्ययन में ये बात सामने आई, एक स्टडी हुई। इनके जो जनजातियां होती, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो जंगल के बारे में दुनिया से सबसे ज्यादा जानते हैं, उनके बिहेवियर को जानते हैं। तो उसमें यह आया था कि जो जंगल की आग होती है, फॉरेस्ट फायर होता है, दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये सक्सेशन को बढ़ावा देता है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है, और तमाम तरह के जो जंगलों में कई बार परजीवी आ जाते हैं, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, परजीवियों को जो है नष्ट कर देती है। ठीक है, तो जो भी किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। सो फॉरेस्ट फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये लोग क्या होता है, ये झूम तरह की खेती भी करते हैं, कहीं स्लैश एंड बर्न, काटा, थोड़ा सा जलाया, आगे बढ़ गए। तो हम लोग जो हमारे यहाँ अंग्रेजी में बैठे हुए, जो दिल्ली विल्ली में बैठे हुए जो स्टडी करते थे, वो स्लैश एंड बर्न को बहुत खतरनाक मानते थे। ठीक है, लेकिन जब इनकी जो है, और इनको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, बहुत तरह के, हम लोग जो अपने आप को सो कॉल सभ्य कहते हैं, जिनको जंगलों के बिहेवियर के बारे में नहीं पता, तो स्टडी हुई, एक कमेटी बनी, और उसमें यह निकल कर आया स्टडी में कि ये लोग जंगलों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, हमारे साइंटिफिक नॉलेज से कहीं ज्यादा जानते हैं, और जो जंगलों में आग लगती है वो सक्सेशन को बढ़ावा देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्रमिक रूप से जो है वो आगे इसको ले जाने में बहुत मदद होती है। सो ये रही सेल्गा जनजातियों के बारे में हमारी बेसिक जानकारी। डन है? उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट लगी होगी। आ जाते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है वह स्थान जहां विश्व का प्रथम सफेद बाघ सफारी स्थापित किया गया, जो व्हाइट टाइगर सफारी, मध्य प्रदेश। क्या खास बात है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें ऐसी कौन सी नई चीज है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं? वो जगह है मुकुंदपुर, मध्य प्रदेश। दिस इज द मुकुंदपुर, मुकुंदपुर मध्य प्रदेश। किसके पास ये जवाब सही आया था? मुकुंदपुर मध्य प्रदेश। क्या खास बात है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में रीवा। रीवा बहुत ही फेमस है अपने टाइगर सफारीज के लिए। तो मुकुंदपुर जंगल में विश्व का प्रथम व्हाइट टाइगर, सफेद टाइगर सफारी आम लोगों के लिए रखा गया कि आप सफेद जो है बाघ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है बाघों के लिए, बहुत लंबे समय में टाइगर स्टेट का दर्जा मिलता रहा। ठीक है, चलिए क्या खास बात है? रीवा से 14 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर के जंगल जो है, जो मुकुंदपुर फॉरेस्ट है, भारत का इकलौता ऐसा जगह है जहां पर व्हाइट टाइगर यानी सफेद बाघ पाए जाते हैं। राइट, व्हाइट टाइगर्स की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं।
दिस इज द ओनली प्लेस, ओनली पे ध्यान रखना, ओनली प्लेस मुकुंदपुर, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुकुंदपुर के जो जंगल है, द फॉरेस्ट ऑफ मुकुंदपुर इज द ओनली प्लेस वेयर व्हाइट टाइगर्स, जो स्पीसीज ऑफ व्हाइट टाइगर फाउंड, राइट, गुड। व्हाइट टाइगर की स्पेसीज इंडिया में कब आई? तो 1915 में, जो विंध्य रीजन है, जो विंध्याचल का सेगमेंट है, वहां पे सबसे पहले भारत में 1915 में व्हाइट टाइगर को आइडेंटिफाई किया गया था। पहले लगा था कि शायद इसको कोई बीमारी है, इसको अलग स्पेसीज नहीं माना गया था, लेकिन आगे चलकर व्हाइट टाइगर को एक अलग स्पेसीज के रूप में, मतलब ये प्रजाति है, मतलब ऐसे पहले लगता था सामान्य बाघ को कोई बीमारी हो गई, जैसे मनुष्य को कोई बीमारी हो जाती तो त्वचा सफेद हो जाती है, वैसे हमें इसको भी लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। उन्नीस में 1951 में महाराज, वहां के राजा मार्तंड सिंह थे। मार्तंड सिंह ने पहला जो व्हाइट टाइगर था, वहां पे जो एक टाइगर था, मोहन उसका नाम था, ठीक है, मोहन को पूरी दुनिया के सामने, उसके जो है वो पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के पास व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो महाराजा मार्तंड सिंह का हाथ है 1951 में। डन, क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो उस टाइगर का, जो पहले व्हाइट टाइगर का नाम मोहन था। चलिए, तेंदुआ रिजर्व की स्थापना, फर्स्ट तेंदुआ यानी लियोपार्ड रिजर्व कहां पर? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। प्रथम तेंदुआ रिजर्व की स्थापना कहां है? वो है झालना रिजर्व फॉरेस्ट। कहां पर? झालना रिजर्व फॉरेस्ट, राजस्थान। झालना रिजर्व फॉरेस्ट, राजस्थान। जयपुर के पास झालना रिजर्व फॉरेस्ट है और वहां पर प्रोजेक्ट लियोपार्ड, प्रोजेक्ट तेंदुआ चलाया जा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट तेंदुआ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर कहां पर चलाया जा रहा है? जयपुर में झालना रिजर्व फॉरेस्ट में प्रोजेक्ट तेंदुआ, प्रोजेक्ट लियोपार्ड चलाया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली उसको तेंदुए को बचाने का अभियान है, ठीक है, और इसको जो है तेंदुआ रिजर्व विकसित किया जा रहा है। क्या इसका ध्येय वाक्य क्या है? क्या इसका पर्पज है? इसका जो एम्बिशन है वो क्या है? जानवर संघर्ष को कम करके तेंदुओं का संरक्षण करना है, यानी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करके, और तेंदुओं को सबसे ज्यादा लियोपार्ड आज जो मारे जा रहे हैं, आप लोगों ने तमाम तरह के वीडियो देखे होंगे कि तेंदुए जो है मानव बस्तियों में चले जा रहे हैं या उनके घरों में, तो उनको पीट पीट के मार दिया जाता है और कई बहुत कम संख्या में वो जो है वो रेस्क्यू किए जा सकते हैं। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिड्यूस करना और उसके जो है वो तेंदुओं का संरक्षण करना, ये इसका बेसिकली जो है वो काम है। डन है? कर लिया? नेक्स्ट वन, पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया, उत्तराखंड, ठीक है, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। बीड बिलिंग, उत्तराखंड के साथ हिमाचल के साथ ये लगता है, बीड बिलिंग क्षेत्र है हमारा, उत्तराखंड हिमाचल के साथ चलता है, दोनों जगह, क्योंकि पूरा पहाड़ियों की रेंज चलती है, बीड बिलिंग। तो ये वाला हिस्सा जहां पर वो पीक है, वहां पर वो हिमाचल प्रदेश में आता है, उत्तराखंड के साथ साथ, ठीक है। तो जो हिमाचल, इसकी जो सीरीज जाती है वो हिमाचल में पहुंचती है, बीड बिलिंग में, और ये कांगड़ा जिले में है, ठीक है, कांगड़ा जिला। तो कांगड़ा जिला हिमाचल का है। ये एक सडनली बहुत ही हाई पीक होती है और सडनली वहां से हमें एक बहुत डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो पैराग्लाइडिंग के लिए वो जगह सबसे उपयोगी मानी जाती है, विच इज एक रेंज के पार्ट में रहती है। तो बीड बिलिंग उस जगह का नाम है और ये पैराग्लाइडिंग का हब या स्वर्ग माना जाता है। दिस इज द, ठीक है, शाबाश, बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया। तो ये कांगड़ा जिले में है और इसको पैराग्लाइडिंग हब, या यहाँ पे ढेर सारे टूरिस्ट आते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो पैराशूट लेकर कूद पड़ते हैं, वहां से इसको जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर तिब्बतन शरणार्थी रहते हैं, ठीक है, जो तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं, उन्होंने यहां पर अपनी जो है वो जगह बनाई है या यहां पर वो भारत में आश्रय लिए हुए हैं, राइट। ध्यान रहे कि 2015 में भारत का पहला वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग जो कप था, इसकी भी आयोजन हुआ, वर्ल्ड फर्स्ट, विश्व का पहला, भारत में प्रथम विश्व पैराग्लाइडिंग कप भारत में
जो प्रथम विश्व पैराग्लाइडिंग कप जो है, फर्स्ट जो है वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कप जो है वो यहां पर 2015 में भारत में आयोजित किया गया। यहां पे इसकी भी जो है कंपटीशन हुआ। डन, लिख लिया। आ जाओ नेक्स्ट, 9th वन, घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा का वो प्रमुख स्थान, इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। तो घग्गर नदी के किनारे वो कौन सा स्थान है जो हमें हड़प्पा कल्चर की याद दिलाता है या बहुत महत्वपूर्ण है? उसका नाम है कालीबंगा, राजस्थान। आप जानते हैं हमारी हिस्ट्री की किताबों में भी हम पढ़ते रहते हैं कालीबंगन, राइट, राजस्थान। किस लिए फेमस है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर, जो प्राचीन सरस्वती नदी कही जाती है, सबसे महानतम नदियों में से एक, ठीक है, और भारत की सभ्यता इसके आधार पर विकसित हुई जो आगे चलकर विलुप्त हो जाती है। तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा। कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिला आता है। घग्गर जो है, घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी का नाम था और उसी के किनारे कालीबंगा नाम की जगह थी, वहीं पर यह सभ्यता जो है वो विकसित हुई। ठीक है, ये बेसिकली हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पन कल्चर है उसके सबसे प्रमुख नगरों में से एक था। और सबसे बड़ी बात यहां पर प्री हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले प्राक हड़प्पा सभ्यता के भी हमें प्रमाण मिलते हैं, एविडेंसेस ऑफ द प्री हड़प्पन कल्चर, यानी जब वो डेवलप होनी शुरू हुई थी तभी ये सबसे प्राचीन नगरों में, सबसे प्रमुख नगरों में से एक माना गया है। ये क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्या खास बात है? एक हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसके बारे में जानकारी लें तो। कालीबंगा के ऊपरी और निचले दोनों शहरों में किलेबंदी की गई थी, यानी यहां फोर्टिंग की गई थी। फोर्ट वहां पर डेवलप हुए कालीबंगा में, और यहां पर जुते हुए खेत यानी प्लॉ फील्ड्स के साक्ष्य मिले। ये हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या हुआ? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से ही ईंट के कब्र, यानी कि जो अब यहां पर दफनाया जाता है, वहां पर दफनाने, आपको पता होगा हड़प्पा कल्चर में दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा उपलब्ध थी वहां पे। आप इस बात से अवेयर हैं कि नहीं अवेयर हैं? और वहां कालीबंगा से ही ईंट की कब्रें मिली, यानी पकी हुई ईंटें जो थी वो वहां पे जो है वो कब्रों में डाला गया है। डन, ये इसकी सबसे खास बात रही है। तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहां मिले? कालीबंगा में मिले। ईंटों की कब्रें भी हमें कालीबंगा से मिली। ये फोर्टिफाइड किए गए थे, ये चारों तरफ जो है किलेबंदी इसकी की गई थी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहां है, क्या खास बात है, ये हमने जान लिया। नो, मूव टू द नेक्स्ट वन। और हमारा जो अगला पॉइंट है वह स्थान जहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती, द प्लेस वेयर मेंबा, रामो, बोकर एंड लिबो ट्राइब्स लिव्ड, राइट। कहां रहती हैं? चलो देख लेते हैं। उस जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश में मेचुका घाटी, मेचुका वैली, मेचुका वैली। मिला था इसका जवाब काली चूड़ियां। हाँ सही कह रहे हो, काली बंगन में, बंगन उसका नाम ही है, दैट इज अ बैंगल। काली बंगन उसका नाम ही है, काली चूड़ियां। गुड। मेचुका, मेचुका घाटी अरुणाचल प्रदेश, मेचुका वैली। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत जगहों में से जो एक जगह है उसका नाम है मेचुका वैली। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही विहंगम है। ठीक है, खास बात क्या है, जो इसका पश्चिमी सियांग जिला है यहां पे, वहां से जो चाइना की बाउंड्री है केवल 29 किलोमीटर दूरी है। यानी चाइना की जो मैकमोहन, कौन सी लाइन जाती है? मैकमोहन लाइन, वहां से केवल 29 किलोमीटर अवे है। यहां बहुत पास है, ये चीन की सीमा के बहुत पास लगता है। खास बात क्या है, इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है। 400 वर्ष पुराना बौद्ध मठ, जो बौद्ध मॉनेस्ट्री है, उसका नाम है सामतेन योंगाचा। सामतेन योंगाचा वो यहां पर है, राइट। दैट इज वन ऑफ द एंशिएंट मोनेस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये जो है 400 वर्ष पुराना बौद्ध मठ सामतेम योंगाचा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आदमी को या तो यहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां निवास करती हैं। क्या क्यों करंट में आया था मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। यहां से एक नदी बहती है जिसको सियोम रिवर भी कहते हैं, सियोम नदी। और यहां के लोग इसको यार्ग युप के चू के नाम से भी जानते हैं, यार्ग युप चू के नाम से भी जानते हैं इस नदी को। नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट की हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सियोम नदी कहां से गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश की मेचुका घाटी से होकर गुजरती है। तो यहां से जो है सियोम रिवर यहां से बहती है, जिसको यार्ग्युप चू के नाम से भी जाना जाता है। वो यहां की प्रमुख नदी में से एक है। तो ज्योग्राफी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। तो जनजातियों के आधार पर हमने यहां के बारे में, दैट इज वेरी नियर टू द मैकमोहन लाइन, ठीक है। सामतेंग योगाचा मॉनेस्ट्री यहां पर है, यहां जनजातियां निवास रहती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर सियोम रिवर भी यहां पर बहती है। डन।
चलिए दोस्तों, तो ये बेसिक जो है वो जानकारी रही। अब अगली क्लास में मैं कुछ अगले 10 पॉइंट के साथ मिलूंगा। कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताएगा आप।